Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So, it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So, let's start with the discussion. So, in this video, we are going to discuss one very important judgment by the Constitutional Bench. The issue before the court in the case of All India Judges Association versus Union of India was deciding the criteria for deciding the seniority in higher judicial services. कि अगर हमने मई ऑफ 2025 का ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जो देखा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया था हमको कि हायर जुडिशियल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में हाउ वो पर्सन गेट अपॉइंटेड, कि यहाँ पे अगर हायर जुडिशियल या फिर एडीजे लेवल डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का कोई ऑफिसर अपॉइंटमेंट होना है तो वो कैसे हो सकता है. सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी नो दैट इट कैन बी डन थ्रू टू प्रोसेसेस. कौन सा? डायरेक्ट प्रोसेस हो सकता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो सकता है जहां पे कोई भी पर्सन एग्जामिनेशन दे के एडीजे लेवल की पोजीशन एक्वायर कर सकता है. एंड दूसरा इज द प्रमोशन, कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो सकता है कि अगर जैसे कोई भी पर्सन सिविल जज जूनियर डिवीजन के लेवल पे अपॉइंट हुआ था, कि लोअर जुडिशरी का एग्जाम उसने दिया था एंड दैट पर्सन गॉट प्रमोशन to the level of senior division, civil judge senior division, and now that person would be appointed to the post of ADJ or higher judicial services. So this is the normal promotion method. So यहाँ पे क्या हो सकता है, promotion के respect में भी दो promotions हो सकते हैं. कैसा है कि यहाँ पे एक normal promotion जो कि अभी हमने discuss किया, the person was appointed as civil judge junior division, then he got promoted to senior division and then he became ADJ. तो ये क्या है, आपका regular promotion है. ठीक है, रेगुलर प्रमोशन है जहां पे मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस के ऊपर आपका प्रमोशन डिसाइड होता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द एलडीसीई कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जामिनेशन होगी. जो भी पर्सन जैसे हमने बोला कि एक सिविल जज जूनियर डिवीजन है, जूनियर डिवीजन के बाद उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन की रैंक एक्वायर की. नाउ द पर्सन इज हैविंग, सपोज यहाँ पे जो सपोज जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि अगर जो भी पर्सन सीनियर डिवीजन पे है और उनको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड टोटल एक्सपीरियंस उनको अगर 7 इयर्स का है इंक्लूडिंग सीनियर डिवीजन एंड जूनियर डिवीजन, अगर इन दोनों पोस्ट पे जब वो थे उनके पास मिनिमम 3 इयर्स का एज अ सीनियर डिवीजन का एक्सपीरियंस है एंड ओवरऑल अगर 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो वो क्या है, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एलडीसी की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ताकि जो भी पर्सन अगर इसको क्वालिफाई कर रहा है उनका डायरेक्ट प्रमोशन कैसे हो सकता है, एडीजे लेवल पे हो सकता है. तो यहाँ पे सीनियरिटी बेसिस पे नहीं हम बोल रहे हैं मेरिट बेसिस पे आपका क्या हो सकता है, प्रमोशन हो रहा है. डिपार्टमेंटल प्रमोशन ही हो रहा है, मतलब जो पर्सन सिविल जज सीनियर डिवीजन है वही जाके एडीजे बन रहे हैं, बट ये थ्रू अ एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास अगर स्पेसिफिक नंबर का क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस है तो वो ये एग्जाम देके और अगर उसमें उनकी रैंक आती है तो उनका एडीजे पे प्रमोशन हो सकता है. बट हियर इन रेगुलर प्रमोशन, यहाँ पे रेगुलर प्रमोशन में हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आपका मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ मेरिट बेसिस पे हो रहा है. क्वालिफाइंग के लिए आपको नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट अगर सपोज कोई रेगुलर प्रमोशन में जो भी पर्सन अगर सपोज उनको 7 ईयर्स का सिविल जज सीनियर डिवीजन का उनको एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे जो पर्सन है जिनको सिर्फ सिविल जज सीनियर डिवीजन का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एंड दैट दिस पर्सन नंबर सेकेंड गेट्स अपॉइंटेड और प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज थ्रू एलडीसीई. ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, दो ही इज अ जूनियर टू दिस पर्सन, इनका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ सीनियर डिवीजन एंड ही ओनली हैज 3 इयर्स एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखते हैं, सो ही इज अ जूनियर टू हिम. बट यहाँ पे थ्रू एलडीसीई इन्होंने क्या किया है, अपना प्रमोशन करवाया है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही हैज बीन
प्रमोटेड। तो ये हमारे क्राइटेरिया थे जिस या प्रोसेस थे जिसके बेसिस के ऊपर कोई भी पर्सन हायर जुडिशियल सर्विसेज में एक पोजीशन ले सकता था। तो ये 3 पोजीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो हायर जुडिशियल सर्विसेज में हमने बताया कि एक डायरेक्ट हो सकता है, एक प्रमोशन हो सकता है, और प्रमोशन में भी एक रेगुलर प्रमोशन हो सकता है और एक LDCE हो सकता है। ठीक है, तो अब सपोज पर्सन ए है जिनका डायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है, बी है जिनका रेगुलर एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो रहे हैं, दूसरे बी है जिनका रेगुलर प्रमोशन हो रहा है, एंड सी है जो कि LDCE के थ्रू प्रमोट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन है, जब इन पर्सनस का हायर जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्शन हो जाएगा तो ये जो सीनियरिटी होगी, क्या सीनियरिटी बेसिस होगा डिसाइड करने का कि व्हाट वुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर with respect to the seniority of the person in higher judicial services who has been appointed through different processes, कि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू अपॉइंट हुए हैं, एक रेगुलर प्रमोशन के थ्रू अपॉइंट हुए हैं, और एक जो पर्सन है LDCE के थ्रू प्रमोट हुए हैं। तो इन पर्सन्स के बीच में जो सीनियरिटी बेसिस होगा वो क्या होगा? सो द इशू बिफोर द court was the instant interlocutory application seeks to revisit the principle governing the determination of seniority within the cadre of higher judicial services of all state. So यहाँ पे एक पूरा नेशन वाइड एप्लीकेशन देने के लिए सर्टेन गाइडलाइंस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हेंस द इशू वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटर से सीनियरिटी। यही बोल रहे हैं हम कि जो भी पर्सन हायर जुडिशियल सर्विसेज में होंगे, A, B, C, और जितने भी पर्सन होंगे उनका इस हायर जुडिशियल सर्विसेज में क्या सीनियरिटी होगी, कि अगर सपोज ये जो पर्सन है जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बाद में सपोज वापस से रिक्रूटमेंट होता है, किसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू प्रमोशन होता है, तो यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो भी पर्सन है उनकी सीनियरिटी क्या होगी? तो यहाँ पे among the 3 routes of recruitment to higher judicial services कौन कौन से? डायरेक्ट रिक्रूट, रेगुलर प्रमोटी एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यही हमने 3 प्रोसेस देखे। तो इनके बीच का प्रमोशन, इनके बीच का सीनियरिटी हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये जो हम ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस बोल रहे हैं कि हमने मई 2025 में भी एक केस देखा, अभी भी हम देख रहे हैं ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये जो जजेस एसोसिएशन के केसेस हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे 1991 में फर्स्ट डिसीजन आया था कि जो ये रिट पिटीशन है, रिट पिटीशन ऑफ 1989 है जिसमें हमने डिसीजन दिया था। तो ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, अभी भी आपने देखा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, जो कि 5 जजेस बेंच ने डिसाइड की है। तो यहाँ पे ये जो रिट पिटीशन है विद रिस्पेक्ट टू 1989 केस, वो क्या है, कंटिन्यूस मैंडेमेस के थ्रू चल रही है और उसमें इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस फाइल होती रहती है, और उसके साथ हो सकता है कि एक दूसरी भी पिटीशन फाइल हो रही हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इन सबको इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन हो गया या फिर सर्टेन रिट पिटीशंस हो गई, उनको क्लब करके डिसाइड करता है। सो इन दिस केस ऑल्सो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द रिट ऑफ विथ रिस्पेक्ट रिट पिटीशन ऑफ 1989 का केस जो है, उसी में इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस फाइल हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट्स है, अगर ये ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस है, वही क्या हो रहा है, बार बार डिसाइड हो रहा है। तो अगर हम देखें कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन है, वो 1991 में डिसाइड हुआ है। सेकंड में जहां पे हम बोल रहे हैं कि सेकंड ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन 1993 में हुआ है, जहां पे फर्स्ट टाइम 3 इयर्स मैंडेटरी प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन। अब जो थर्ड इंडिया और ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन की केस है, इसमें सर्टेन डिस्क्रिपेंसी इज देयर, कि यहाँ पे क्या डिसाइड होना था कि जो थर्ड ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है वेदर दिस केस शुड बी रिफर्ड थर्ड ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन और नॉट। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे केरला में सर्टेन जो क्वालिफिकेशन था उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया रूल में कि मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस इंक्लूड किया गया। बट द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज कि जब हमने मिनिमम आपको 3 ईयर बोला है और अगर कोई भी स्टेट 5 ईयर की प्रैक्टिस को मैंडेट कर रहा है टू गेट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन, तो क्या ये कंडीशन सही है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, येस इट इज राइट बिकॉज वी हैव ओनली आस्क्ड फॉर मिनिमम 3 इयर्स। उसके बाद में इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द दैट पर्टिकुलर स्टेट कि वहाँ पे कितना आप हाई कोर्ट वो लगा रहा है, कि हो सकता है 3 इयर्स हो रहा है, 4 इयर्स हो रहा है, 5 इयर्स हो रहा है। बट हियर सर्टेन डिस्क्रिपेंसी अबाउट दिस केस इज वेदर टू बी रिफर्ड इन द ऑल इंडिया जजेस केस और नॉट, क्योंकि कहीं कहीं पे इसको थर्ड ऑल इंडिया जजेस केस
ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस नहीं कंसीडर किया है, बट इन दिस केस ऑफ 2025 जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का जजमेंट है 2025 का, उन्होंने इन जजेस के केस को, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केसेस को समराइज किया है, जहां पे उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया है। तो हम बोल सकते हैं ये भी थर्ड ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस है। नेक्स्ट क्या है आपका 2002 का, जहां पे ये जो मैंडेटरी 3 इयर्स की प्रैक्टिस थी उसको हटा दिया गया है, और उसमें क्या किया गया था, आपको ये जो रेशो प्रोवाइड किया गया था विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द रेगुलर प्रमोशन एंड LDC, ठीक है। उसमें बताया गया था कि जो 50, 25 और 25 का रेशो होना चाहिए। देन विथ रिस्पेक्ट टू 2010 जजमेंट, जिसको हम 5th ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस बोल सकते हैं, वहाँ पे इस रेशो को क्या किया गया था, अल्टर किया गया था। उसमें बताया गया था कि जो LDC का रेशो था उसको 25% से रिड्यूस करके 10% किया था। नेक्स्ट, अभी जो हमारा मई 2025 में जजमेंट आया था विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, उसमें क्या किया था, हमने वापस से रिस्टोर किया था, जिसमें हमने ये जो रेशो है उसको वापस से रिस्टोर किया कि ये जो 50, 25 और 25 था उसको वापस से रिस्टोर किया था। तो यही रेशो को हमने रिस्टोर किया और उसके बाद में हमने सम अप किया कि ये सारे क्या है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस हैं जो कि 1991 में फर्स्ट हुआ, और जो अभी हमने मई में जाके देखा था कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन में ये रेशो वापस से इंट्रोड्यूस किया गया, कि यह रीइंस्टेट कर दिया था 50, 25 और 25 का, ठीक है। सो अब वापस से हमारे वाले केस पे आते हैं, जो 5 जजेस बेंच का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें कि हम सीनियरिटी ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज को देख रहे हैं। तो हियर द आर्ग्यूमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पर्सन्स, कि यहाँ पे हम 3 पोजीशंस की बात कर रहे हैं। सो द पर्सन्स इन रेगुलर प्रोमोटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन्स इन LDC एग्जामिनेशन, जो भी प्रमोशंस के थ्रू आ रहा है वो क्लेम क्या कर रहे हैं, दिस पर्सन्स आर क्लेमिंग दैट देयर शुड बी सर्टेन कोटा और रिजर्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू हायर जुडिशियल सर्विसेज। जब भी प्रमोशन हो रहा है, कि जब भी हायर जुडिशियल सर्विसेज में जो पर्सन आ गया उसके बाद में सर्टेन प्रमोशंस होंगे, कि अगर सपोज ADJ लेवल पे आपका सिलेक्शन हुआ है तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कौन अपॉइंट होगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल किसको मिलेंगे, या फिर इसमें भी सैलरी बेसिस पे प्रमोशंस होते हैं कि उन प्रमोशंस के लिए कौन पहले एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे ये जो प्रमोशंस हो गए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, उसके रिस्पेक्ट में जो भी केसेस है उसके लिए हम क्या चाहते हैं, सीनियरिटी बेसिस चाहते हैं। तो यहाँ पे जो रेगुलर प्रमोटीज है और जो LDC है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रमोशंस हो रहे हैं उनमें सर्टेन परसेंटेज हैज टू बी रिजर्व फॉर दिस पर्सन, जो कि प्रमोटीज है उनको। बट ऑन द अदर हैंड डायरेक्ट रिक्रूटरीज क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटरीज आर सेइंग दैट वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज, कि हम बोल रहे हैं A, B और C पर्सन थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस अगर अपॉइंट हो गए हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज में, तो आफ्टर अपॉइंटमेंट दे आर एट इक्वल स्टेट, कि आपका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैन बी डिफरेंट, बट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड as a judge of a higher judicial services you all acquire same position और सेम ग्राउंड फील होता है, जिसके बेसिस के ऊपर अब जो इनका जो लोअर जुडिशरी का एक्सपीरियंस था वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए फॉर काउंटिंग द सीनियरिटी। ये क्या बोल रहे हैं, बिकॉज वी वर इन द अर्लियर प्रैक्टिस, बिकॉज वी वर इन द अर्लियर सर्विसेज ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ, सो हमारा जो प्रमोशन है उसमें हमको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए ओवर द डायरेक्ट रिक्रूटरीज। बट डायरेक्ट रिक्रूटरीज आर सेइंग दैट आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज वी ऑल आर एट द सेम लेवल फील्ड, ठीक है। सी arguments of regular promotees and limited departmental competitive examination promotees advocated for giving weightage to prior services of promotees, those who were earlier in the lower judiciary, while determining seniority at entry and for subsequent promotion within higher judicial services, कि जब भी higher judicial services में जब promotion होगा तो इनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, कि अगर जब ADJ पे बने उसके बाद जो भी सैलरी बेसिस पे प्रमोशन होना है तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, प्रमोटीज को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जुडिशरी फील्ड में ही अपना एक्सपीरियंस होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने लोअर जुडिशरी में अपनी सर्विसेज दिए, इसलिए उनको प्रमोट भी पहले करना चाहिए। Highlighted that direct recruiters, often younger and fresher, tends to progress faster, obtaining senior administration positions and elevations
to high courts more frequently, generating heartburn amongst promotees. तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करा है, heartburn, कि यहाँ पे उनका दिल दुख जाता है क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो एडवोकेट्स होते हैं, वो डायरेक्टली कैसे एडीजे की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं और उसके बाद में क्योंकि वो यंगर होते हैं, उनका प्रमोशन हायर चांसेस है कि वो प्रमोट होकर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये इनका एक दिल को दर्द देने वाली बात है कि हम क्योंकि लोअर जुडिशरी से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारा एज इतना हो जाता है कि हमारे चांसेस ऑफ बिकमिंग हाई कोर्ट जज वो कम हो जाते हैं, इसलिए ये फैक्टर उन्होंने दिया। शॉर्ट कोटास फॉर प्रोमोटीज एंड एलडीसी कैंडिडेट्स फॉर हायर ग्रेड्स, सिलेक्शन ग्रेड एंड सुपर टाइम स्केल, कि ये क्या है, ये प्रमोशन स्केल है कि जब भी आप अपॉइंट हुए हो हायर जुडिशियल सर्विसेज में, उसके बाद में सर्टेन टाइम के बाद में क्या हो सकता है, सिलेक्शन ग्रेड हो सकता है, सुपर टाइम स्केल हो सकता है, जो कि आपका क्या है, इंक्रीमेंट बेसिस के ऊपर प्रमोशन होता है। आर्ग्यूइंग दैट एक्सपीरियंस इन लोअर कोर्ट्स शुड हैव टेंजिबल कैरियर बेनिफिट्स विद इन हायर जुडिशियल सर्विसेज, रेज कंसर्न्स दैट बर्थ मार्क ऑफ रिक्रूटमेंट रूट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश अपॉन एंट्री, कि अगर जैसे बर्थ मार्क क्या है कि अगर आप किस प्रोसेस के थ्रू हुए, रेगुलर प्रोसेस के थ्रू हुए, एलडीसी के थ्रू हुए हो या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हुए, ये क्या है, ये प्रोसेस है बाय विच यू आर सिलेक्टेड। तो जो बर्थ मार्क है विद रिस्पेक्ट योर अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश, ये हमेशा याद रखना चाहिए, जो पर्सन है वो एलडीसी से अपॉइंट हुआ था या फिर उसका रेगुलर प्रमोशन हुआ था, उस बेसिस के ऊपर उसको भी काउंट करना चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग द वैल्यू ऑफ सस्टेन्ड जुडिशियल एक्सपीरियंस ओवर मियर बार एक्सपीरियंस, कि यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हमको पहले प्रमोशन देना चाहिए बिकॉज वी आर फ्रॉम द प्रमोशन, वी आर अपॉइंटेड थ्रू प्रमोशंस, और हमारे पास जो जुडिशियल एक्सपीरियंस है उसको ओवरवेट करना चाहिए या फिर ज्यादा वेटेज देना चाहिए ओवर द एडवोकेसी प्रैक्टिस थ्रू विच डायरेक्ट आफ्टर विच डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैज बीन डन। ठीक है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आए हैं उनका क्या आर्ग्यूमेंट था ऑन दिस केस। डिफेंडेड द बर्थ मार्क थ्योरी, आर्ग्यूइंग दैट वंस मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिक्रूटमेंट स्ट्रीम्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, रेगुलर प्रमोटी और एलडीसी प्रमोटीज इंटर अ कॉमन कैडरे, इक्वालिटी मस्ट प्रिवेल एंड फर्दर डिस्टिंक्शन शुड नॉट बी मेड ऑन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि आप एक बार जब हायर जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंट हो चुके हैं थ्रू एनी ऑफ दिस थ्री प्रोसेसेस, आपका लेवल क्या होगा, सेम लेवल होगा। Emphasize constitutional preamble of equality 14 and 16 and rejected proposal for internal quotas based on recruitment route, कि हम जो बोल रहे थे कि आप रेगुलर प्रमोटी या एलडीसी के जो प्रमोटीज है उनके रिस्पेक्ट में, प्रमोशन के रिस्पेक्ट में उनको सर्टेन कोटा प्रोवाइड करो, वो गलत होगा बिकॉज इट वुड वायलेट द इक्वालिटी प्रिंसिपल, स्टेटिंग दैट सच क्लासिफिकेशन वुड बी आर्टिफिशियल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सपोर्टेड मेरिट कम सीनियरिटी एज द ओनली फेयर स्टैंडर्ड फॉर फर्दर करियर प्रोग्रेशन, कि अब जब भी पर्सन जो भी हायर जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंट हो चुका है उसके बाद में मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे ही उनका प्रमोशन होना चाहिए। इंस्टीट्यूटिंग दैट परफॉर्मेंस विद इन द हायर जुडिशियल सर्विसेज शुड बी द सोल क्राइटेरिया, तो यहाँ पे मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस में हम लोअर जुडिशरी में जो आपका एक्सपीरियंस था उसको काउंट नहीं करेंगे, जब हायर जुडिशियल सर्विसेज में जो भी आपका मेरिट होगा और सीनियरिटी होगा उसी बेसिस पे हम आपके प्रमोशंस डिसाइड करेंगे, ये उनका क्लेम था। आफ्टर एंट्री विथ नो एक्स्ट्रा वेटेज फॉर प्री हायर जुडिशियल सर्विसेज, मतलब लोअर जुडिशियल सर्विसेज को आपको वेटेज नहीं देना चाहिए, उसको काउंट में नहीं लेना चाहिए। Stress the need for uniformity and national standardization in rules governing seniority and promotion to ensure fairness and transparency, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे सारे स्टेट में सेम प्रोसीजर फॉलो हो, ये उनका कंटेंशन था। सो विथ रिस्पेक्ट टू द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एनालाइज किया, द क्यूरियस केस ऑफ हार्डमन, की जो प्रमोटीज थे उन्होंने क्या बोला, द केस ऑफ नॉट गिविंग रिकॉग्निशन टू द लोअर जुडिशियल एक्सपीरियंस वुड बी हार्डबर्न, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इट मस्ट बी noted that discontentment of the promotees within the higher judicial services cadre has been mitigated to larger extent by increasing the ratio for the higher judicial cadre for LDC and by enabling judicial officers who have completed a minimum period of services and reach an age at par with that prescribed for bar members are also being considered for direct recruitments, कि अगर ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वाला मे वाला केस देखो या फिर रजनीश केवी वर्सेस दीपा वाला केस देखो, उसमें क्या करा गया था, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होती है उनमें
आपको किसको अलाउ कर दिया था, जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं अगर उनके पास में सर्टेन एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग द प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी, तो उनको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने का अलाउ कर दिया है। सेकेंडली जो एलडीसी का जो रेशो था वो हमने वापस से कैसा कर दिया है, 50, 25 और 25 कर दिया है कि यहाँ पे प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एलडीसी का जो रेशो है वो वापस से हमने ऑल इंडिया जजेस केस में क्या कर दिया है, रीइंस्टेट कर दिया है, ये रेशो मिल गया है। जो कि पहले क्या था, पहले 10%, 25% और 65% था। तो इस रेशो को हमने वापस से रीइंस्टेट किया है, मतलब जो एलडीसी के जो आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो ये एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकता था उसको भी हमने वापस से बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आपके पास हायर चांसेस है टू गेट प्रमोटेड टू द एडीजे लेवल बाय गिविंग दिस एग्जामिनेशन, और वो भी क्या होगा कि आप यंगर एज में बन सकते हो अगर आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लो। सेकेंडली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी आपको पार्टिसिपेट करने का एग्जाम्पशन दे दिया गया है। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा हार्ड बर्न हो रहा है या फिर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि हम लोअर जुडिशरी में सिलेक्ट हो चुके थे। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका रेशो एलडीसी का जो रेशो था वो भी बढ़ा दिया गया है। तो देयर इज नो केस ऑफ हार्ड बर्न। Even within the higher judicial services, the fixation in the selection grade and super time scale is regulated by merit cum seniority. Seniority being assigned from the date of entry into higher judicial services in proportion with the ratio based on the roster points assigned to each source. तो अब यहाँ पे जब प्रमोशन के रिस्पेक्ट में भी बात आएगी, अगर हायर जुडिशियल सर्विसेज में उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पे सीनियरिटी कैसे डिसाइड होगी, बाय रोस्टर सिस्टम, जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या रोस्टर सिस्टम, 4 पॉइंट्स रोस्टर सिस्टम डिसाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। As in any selection based on merit cum seniority, merit remains the dominant consideration and seniority is applied only when merit or suitability stands equal. ठीक है। Next, the consideration of merit is performance based within the cadre of higher judicial services, relatable to various periods spent in that cadre and not those spent earlier in the lower rung of the judiciary. तो यहाँ पे हम जो merit cum seniority की बात कर रहे हैं, तो ये seniority में आप lower judiciary के experience को count नहीं करोगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। This is also position with respect to the assignment of administrative duties. तो यहाँ पे जो भी पर्सन अगर हायर जुडिशियल सर्विसेज में है और उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज असाइन होनी है तो वो भी कैसे डिसाइड होगी, मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे होगी, और उसमें भी लोअर जुडिशरी का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, विच फॉल्स अपॉन द सीनियर मोस्ट विद इन द हायर जुडिशियल सर्विसेज इन अ गिवन डिस्ट्रिक्ट डिजाइंड एज designated as district judge or the principal district judge. ठीक है। सो तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट के लिए भी हम क्या देखेंगे, जो पर्सन सीनियरिटी होगी, जिस पर्सन के पास सीनियरिटी होगी उस हायर जुडिशियल सर्विसेज कैडरे में, और उसमें हम लोअर जुडिशियल का एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट, जो हम रोस्टर सिस्टम की बात कर रहे थे, 4 पॉइंट रोस्टर सिस्टम, तो क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया स्टैंडर्डाइज्ड एंड मैंडेटेड अ न्यू यूनिफॉर्म रोस्टर सिस्टम फॉर हायर जुडिशियल सर्विसेज अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट्स एमिंग फॉर नेशनल कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए कि सारे स्टेट्स इस रोस्टर सिस्टम को अपने रूल्स में अडॉप्ट करें। क्या है ये रोस्टर सिस्टम, कि जब भी ये जैसे हमने बोला था ABC पर्सन है जो कि अपॉइंट हो गए हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज में, अब इस बेसिस के ऊपर हम क्या है, एक रोस्टर क्रिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर ईयर। द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश अ 4 पॉइंट रोस्टर टू डिसाइड द इंटर से सीनियरिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन हायर जुडिशियल सर्विसेज फॉर ईच रिक्रूटमेंट ईयर। कि अगर हम बोल रहे हैं 2025 में अगर रिक्रूटमेंट होना है तो रिक्रूटमेंट कैसे हो सकता है, आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन ले सकते हो। 2025 में एडवर्टाइजमेंट आया कि हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सर्टेन पोस्ट को फिल करना चाहते हैं, प्रमोशन के थ्रू भी हो सकता है और LDC की एग्जामिनेशन भी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू 2025 में अगर एग्जामिनेशन के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू या फिर LDC एग्जामिनेशन के थ्रू प्रमोशन होना है तो इस प्रोसेसेस के थ्रू 25 में जो सर्टेन वैकेंसीज है वो फुलफिल हो सकती है। तो हम बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट ईयर में आप ये 4 पॉइंट रोस्टर सिस्टम यूज करोगे। क्या है, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगी, 2 रेगुलर प्रमोटीज, 1 LDC प्रमोटी एंड 1 डायरेक्ट रिक्रूट। तो यहाँ पे ये रोस्टर सिस्टम होगा कि ये 4 सीक्वेंस, ये जो 4 पोजीशंस है इस बेसिस के ऊपर आपका रोस्टर चलेगा कि पहले 2, फिर 1 ये, फिर 1 ये, उसके बाद में वापस 2, 1, 1। तो ये आपका रोस्टर कंटिन्यू चलेगा जितनी भी आपकी पोस्ट है। This sequence repeats for all appointments made in any particular recruitment year, ensuring that seniority is not affected by the source of recruitment after entry
फिल इनटू कैडरे। तो ये रोस्टर सिस्टम होगा जिसमें कि आप 2 पोजीशन किसको दोगे, रेगुलर प्रोमोटीज को, एक एलडीसी को और एक डायरेक्ट रिक्रूटी को, और वो ही वापस रिपीट होगी कि ये 2 पोजीशन, फिर 1 पोजीशन, देन 1 पोजीशन, ठीक है, देन वापस से ये वाली पोजीशन, फिर ये पोजीशन, ये पोजीशन। तो ऐसे आपका रोस्टर सिस्टम डिसाइड होगा फॉर एनी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ईयर कि अगर सपोज 40 मेंबर्स हैव बीन अपॉइंटेड इंक्लूडिंग ऑल 3, कि अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटीज हैं वो 10 हैं, रेगुलर प्रोमोटीज 20 हैं और यहाँ पे ये भी 10 है, तो यहाँ पे आपका रोस्टर कैसे होगा, 2 रेगुलर प्रोमोटीज होंगे, उसके बाद में एक एलडीसी वाले होंगे, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे, फिर वापस से आरपी, फिर एलडी, फिर आपका वापस से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इस तरह से आपका रोस्टर चलेगा जब तक ये 40 मेंबर्स इस कैटेगरी में डिसाइड नहीं हो जाते। इफ़ एनी सोर्स रिक्रूटमेंट इज डिलेड, कि अगर हम बोल रहे हैं ये एक पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ईयर है, कि अगर सपोज कि 2025 में हमने बोला कि एक एडीजे लेवल की जो एग्जामिनेशन होती है, एक रेगुलर प्रमोशन होता है और एक एलडीसी की एग्जामिनेशन हो रही है, ठीक है, एलडीसी हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं रेगुलर प्रमोशन में आप क्या देखोगे, मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस, इसमें आप मेरिट देखोगे, इसमें भी आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करोगे। तो हो सकता है कि कभी आपका एलडीसी की एग्जामिनेशन हो गई, रेगुलर प्रमोशन भी हो गया, बट यहाँ पे एडीजे की एग्जामिनेशन जो होनी थी वो नहीं हो पाई, हो सकता है कोई केसेस लग गए, पिटिशंस फाइल हो गई, या फिर एडवर्टाइजमेंट नहीं आ पाई, या फिर डेट नहीं आ पाई, या फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाई। तो उस बेसिस में अगर 2025 में एडवर्टाइजमेंट निकल गया है और इनका सिलेक्शन हो गया है, बट इस प्रोसेस के थ्रू सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा, इफ एनी सोर्स रिक्रूटमेंट इज डिलेड, हो सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर एडीसी, एंड दोस अपॉइंटमेंट आर मेड बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर विदाउट न्यू रिक्रूटमेंट बिगिनिंग, द बिलेटेड अपॉइंटीज आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द ओरिजिनल बैच। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पर्सन, कि अगर हम बोल रहे हैं कि सपोज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले का एग्जामिनेशन नहीं हुई, बट यहाँ पे रेगुलर प्रमोशंस हो गए, एलडीसी के थ्रू जो प्रमोशन होने थे वो भी हो गए, ठीक है, कि यहाँ पे ए बी पर्सन्स हो गए, यहाँ पे जो सी पर्सन है उनका भी सिलेक्शन हो गया, उनका प्रमोशन हो गया थ्रू एलडीसी। अब जो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू एक वैकेंसी थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाई। अब जो हम बोल रहे हैं 2025 का जो कैडर है ऑफ हायर जुडिशियल सर्विसेज, उनमें क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हम बोलते ए बी और फिर सी और फिर एक पोजीशन होती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। अब ये तो फिल नहीं हुई, इनका जो प्रमोशन होगा, इनका जो सीनियरिटी बेसिस होगा, इनका जो कैडरे होगा, उसमें तो एक पोजीशन खाली हो गई। अब सपोज हम बोल रहे हैं कि अगर इसमें डिले हो रहा है तो हम कब तक इसको सेम बैच में ला सकते हैं, तो हम बोलेंगे 2026 का जो होगा ईयर, रिक्रूटमेंट ईयर, उसमें भी ये 3 प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। अगर 2026 में दूसरे प्रोसेस में, क्योंकि ये तो डिले हो रहा है, तो 25 का ही नहीं हो, अगर हुआ है तो 26 का भी नहीं हो पाएगा। तो हम बोल रहे हैं अगर 25 का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था उसमें अगर डिले हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में जाके अगर इसी का डिले होते हुए ये 26 में अपॉइंट हो जाते हैं, एग्जामिनेशन हो जाती है 25 में विथ रिस्पेक्ट टू द 2025 नोटिफिकेशन, तो इनका डिले हुआ है पर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गई है, तो इस पर्सन को, जो डी पर्सन है जो कि 2025 एग्जामिनेशन के थ्रू अपॉइंट हुआ है, क्या आप उसको कैडरे ऑफ 2025 में रखोगे या फिर 2026 में रखोगे? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर जो डिले हुआ है वो इतना डिले है कि यहाँ पे जो 2026 के जो दूसरे प्रोसेसेस थे, रेगुलर प्रमोशन और एलडीसीए, अगर वो नहीं हुए हैं तो उसको हम कहाँ रख सकते हैं, उनको हम यहाँ पे रख सकते हैं। बट अगर सपोज 2026 का अगर रेगुलर प्रमोशन या फिर एलडीसी हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो भी पर्सन होगा उसको आप 2025 के कैडरे में नहीं रखोगे। इफ एनी सोर्स रिक्रूटमेंट इज डिलेड एंड दोस अपॉइंटमेंट्स आर मेड बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, कि हमने 2025 का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था वो डिले हुआ और 2026 खत्म होने से पहले अगर उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, द बिलेटेड अपॉइंटमेंट्स आर ट्रीटेड एज बिलोंगिंग टू द ओरिजिनल कैडरे, कि जो डी पर्सन है उसको हम 2025 के कैडरे में ही रखेंगे, अवॉइडिंग लॉस ऑफ सीनियरिटी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, कि यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाई, डिले हो गया, इसकी वजह से हम उनका कैटेगरी शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इफ डीआर और एलडीसी वैकेंसीज रिमेन अनफिल्ड after the recruitment cycle for lack of eligible candidates they are filled by RPs, कि हमने बोला कि अगर सपोज
कि यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका रेगुलर प्रोमोटीज है और LDCE है। तो इसमें अगर सपोज जो DR हो गए उनकी वैकेंसीज पूरी फुलफिल नहीं हो पाई क्योंकि सपोज एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाए पर्सनस, तो उस केस में जो भी ये वेकेंट सीट्स होगी ऑफ दिस ईयर वुड बी फिल्ड बाय द रेगुलर प्रोमोटीज। और जो हमने रोस्टर डिसाइड किया था RP का LD का, फिर हमने बोला था कि हम बोलेंगे कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटी होगा। तो इस रोस्टर के बेसिस पे जो भी पर्सन जो कि सीट जो थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की थी, बट यहाँ पे अगर रेगुलर प्रमोटी ने वो सीट ली है तो हम रेगुलर प्रमोशन के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो दे आर फिल्ड बाय RPs हु ऑक्यूपाई सब्सिक्वेंट RP पॉइंट इन द एनुअल रोस्टर, नॉट द रिजर्व पॉइंट फॉर DR और LDC। तो जो भी सीट वेकेंट थी DR में उसको अगर हमने RP से किया है, रेगुलर प्रोमोटीज से फिल किया है, तो वो कौन सी पोस्ट लेगा, वो रोस्टर में कौन सी जगह लेगा, वो आपकी RP की ही पोजीशन लेगा, ना कि जो LD और DR की रिजर्व थी। तो जो ये पर्सन है वो जाके यही वाली पोजीशन लेगा, ना कि ये वाले रोस्टर्स में पोजीशन लेगा। ठीक है, सो बाय दिस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द मैटर विथ रिस्पेक्ट टू द सीनियरिटी ऑफ पर्सन्स इन द हायर जुडिशियल सर्विसेज एंड दे डिस्कार्डेड द पॉइंट ऑफ बर्थ मार्क। यहाँ पे जो भी पर्सन्स लोअर जुडिशरी का एक्सपीरियंस रख रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर आपका प्रमोशन नहीं होगा, उस एक्सपीरियंस को हम काउंट नहीं करेंगे। एक बार आपने हायर जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट हो गया थ्रू एनी ऑफ द प्रोसेसेस, तो उसके बाद में आपका मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस से डिसाइड होगा, सीनियरिटी डिसाइड होगी। ठीक है, सो दिस वाज द केस। सो ये था आज का जजमेंट। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। डाउनलोड द PPT फॉर द सेम। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज। बेस्ट ऑफ लक।